गरीब बहू की सहेली लाई शीशे की सिलाई मशीन, रसोई का सामान। दूर हट मुझसे चुड़ैल, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है और सच सच बोल, तूने ही ये सब किया है ना? माँ जी, सूरज जी, इसी ने मेरा सर फोड़ा है। देखिए कितना खून निकल रहा है मेरे सर से, ये मुझसे जलती है। खुशबू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तेरी दोस्त हूँ, भला मैं क्यों तुझे चोट पहुंचाऊंगी? सूरज, माँ जी आप सब मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। बहू सच सच बता, बात क्या है? मैं नहीं मानती कि निकिता बहू ऐसी हरकत कर सकती है। आखिर खुशबू के सिर से इतना खून क्यों बह रहा था? आखिर निकिता और खुशबू के बीच में ऐसा क्या हुआ था? आइए कहानी जानने के लिए चलते हैं कहानी में। जानती है खुशबू, कितनी मुश्किल से मैंने माँ जी को मनाया है। तुझे तो पता है ना, वो तुम्हारी लव मैरिज के खिलाफ थी, पर अब तुम्हें मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी शादी सूरज से हो पा रही है। हाँ यार, थैंक यू सो मच। अगर तू ना होती तो शायद मैं तेरी देवरानी ना बन पाती। अब शादी के बाद हम दोनों सहेली एक साथ एक घर में रहेंगे। इस तरह दोनों दोस्त काफी खुश होते हैं। बहुत जल्द खुशबू की शादी हो जाती है। क्योंकि खुशबू अमीर घर से थी, इसलिए वो दहेज में बहुत सारा शीशे का सामान लेकर आती है और अपनी अमीर दोस्त को दहेज में शीशे का सामान लाता देख निकिता बड़ी हैरान होती है और एक एक गिफ्ट खोलकर देखते हुए अपनी दोस्त से कहती है, ये क्या खुशबू, तू तो सारे सामान शीशे का ही लेकर आई है, जैसे तेरी अलमारी, बर्तन, चम्मच, कढ़ाई, इमाम दस्ता और यहाँ तक कि तेरी सिलाई मशीन भी शीशे की है। वो सब तो ठीक है निकिता, पर प्लीज तुम मेरे सामान से दूर रहो। ये सारे शीशे के हैं, हमारे इंडिया में नहीं मिलते, बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे पापा ने बाहर से मंगवाया है, स्पेशली मुझे दहेज गिफ्ट करने के लिए। बहू, अगर ऐसी बात है तो तेरे महंगे शीशे के सामान को हम भी हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे वो रसोई का सामान हो या तेरी सिलाई मशीन। तू अपना सामान खुद एडजस्ट कर लेना। अब तो मुझे देखकर ही डर लग रहा है, अगर हमसे कुछ गलती से टूट गया तो कहीं तू हम पर ही ना चढ़ जाए। माँ आप तो बेकार नाराज हो गई। खुशबू का ये कहने का मतलब नहीं है। बेटा, मैं बच्ची नहीं हूँ, बहू का क्या कहने का मतलब है सब जानती हूँ। इस तरह सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और अगले दिन निकिता अपनी अमीर दोस्त की मदद करवाने के लिए रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि खुशबू अकेले सारा सामान मैनेज कर रही है। खुशबू, माँ जी की बात को दिल से मत लगाना, वो थोड़ी ऐसे ही हैं, जल्दी बुरा मान जाती हैं। वो सब तो ठीक है निकिता, पर प्लीज तुम मेरे बर्तन से दूर रहो। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, ये शीशे के हैं, इन्हें मैं खुद सेट कर लूंगी। भाभी, जब छोटी भाभी आपकी मदद नहीं चाहती तो आप रहने दीजिए और चलकर थोड़ी सी मेरी मदद करवा दीजिए तैयार होने में। इतना बोलकर काजल निकिता को अपने साथ ले जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू मेरा एक ब्लाउज बना दे, सोच रही हूँ पार्टी में तेरे हाथ का बनाया ब्लाउज पहन कर जाऊं। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, पर मेरी मशीन तो खराब है। पर कोई बात नहीं, मेरी दोस्त भी तो शीशे की मशीन लेकर आई है, मैं उसके कमरे में जाकर उसकी मशीन पर सिलाई कर दूंगी। देख ले बहू, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो तुझे अपनी मशीन छूने भी देगी, बाकी तेरी दोस्त है, देख ले तू। शांति के समझाने पर भी निकिता नहीं मानती और कपड़ा लेकर अपनी दोस्त के कमरे में जाती है। क्योंकि उस समय खुशबू नहीं होती तो वो खुद ही मशीन पर बैठकर सिलाई करने लगती है। अब जैसे ही खुशबू कमरे में आती है, वो अपने दोस्त को अपनी मशीन चलाता देख उसका हाथ पकड़कर उसे मशीन से दूर कर देती है और कपड़ा लेकर फेंकते हुए उससे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरी मशीन चलाने की? खुशबू, मेरी मशीन खराब हो गई थी और मुझे माँ जी का ब्लाउज सिलना था, बस इसीलिए तुम्हारी मशीन इस्तेमाल कर ली। आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर मेरी किसी भी सामान को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। ये बहुत एक्सपेंसिव सामान है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम जैसी गरीब की इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझे इसके आधे भी पैसे दे सको, समझी? खुशबू की आवाज सुनकर पूरा परिवार उसके कमरे में जमा हो जाता है। बहू, ये सब क्या है? भले ही मेरी बड़ी बहू गरीब है, पर तू भूल मत, ये यहाँ पर तेरी दोस्त कम और तेरी जेठानी ज्यादा है। माँ आप बेकार ही मेरी बीवी पर नाराज हो रही हैं। वो तो बस भाभी को समझा रही थी। आखिर इतनी महंगी चीज है, एक बार तो भाभी को खुशबू से पूछ लेना चाहिए था ना। बिना किसी का मर्जी से उसका सामान छूना भी तो गलत बात है। देख रही है बहू अपनी दोस्त की दोस्ती, और तू तो रहने ही दे सूरज बेटा। अपने बेटे को सुनाकर शांति वहां से गुस्से में चली जाती है और बेचारी निकिता भी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निकिता से मिलने उसके माता पिता घर आते हैं और निकिता अपने माता पिता के लिए खाना बनाती है। खाना तो मैंने बना दिया, पर सारे बर्तन तो ऊपर रखे हैं। माँ पापा को भी जाने में लेट हो रहा है और स्टूल भी नहीं मिल रहा, बर्तन कैसे उतारूं? एक काम करती हूँ, हम सब भी तो इसी कांच के बर्तन में खाते हैं, आज खुशबू के इस शीशे के बर्तन में ही अपने माता पिता को खाना दे देती हूँ, कुछ ही देर की तो बात है।
इतना बोलकर निकिता शीशे के बर्तन निकाल लेती है और उसमें अपने माता पिता को खाना परोसती है। पर यहाँ देख खुशबू का गुस्सा बढ़ जाता है और वो निकिता से कहती है, निकिता, तुम सच में बड़ी ही बेशरम हो। मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम मेरे सामानों को हाथ कैसे लगा सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गरीब माँ बाप को मेरे शीशे के बर्तन में खाना देने की? भाभी, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलिए, घर में मेहमान है। अब तुम मुझे सिखाओगी कि किसके सामने कैसे बोलना है? और ये मेहमान होंगे तुम लोगों के लिए। इन गरीबों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहू खबरदार अगर मेहमानों के बारे में कुछ भी बोला। और बड़ी बहू, तुझे मेरी कसम है, अगर अब से तूने खुशबू बहू के महंगे शीशे के बर्तन या मशीन को हाथ भी लगाया। ये सब देखकर निकिता के माता पिता को बहुत बुरा लगता है और वो लोग बिना खाए हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद फिर कभी निकिता अपनी देवरानी के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहल्ले में ड्रिल मशीन चलने की वजह से आसपास के घरों में काफी शोर और हलचल होने लगती है। और इसी बीच खुशबू बर्तन धो रही होती है और एक कांच की कटोरी उसके ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से उसका सिर फट जाता है। मेरे कांच के बर्तन ऊपर किसने रखे हैं? हो ना हो ये इस निकिता का ही काम होगा। निकिता की बच्ची, कहाँ है तू? खुशबू की आवाज सुनकर पूरा परिवार रसोई में आता है। उसके सिर से बेहद खून देखकर उसे कमरे में ले जाते हैं और उसकी पट्टी करते हैं। बहू, दूसरों को सुनाने से अच्छा है कि अपनी गलतियों को तुम खुद सुधारो। इसमें मेरी बहू का कोई दोष नहीं। हाँ माँ जी, आप तो ऐसे ही बोलेंगी ना, क्योंकि वो आपकी पसंद की है और मैं आपके बेटे की पसंद की। खुशबू की ये बात सुनकर उस दिन शांति भी कुछ नहीं बोलती और दुखी होकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन खुद खुशबू सिलाई करने के लिए बैठती है, पर घर में रखे सिलाई मशीन में दरारें आ चुकी थी। इसलिए जब खुशबू सिलाई करने के लिए बैठती है तो उसकी उंगली दरार में आ जाती है और उसका हाथ कट जाता है। ओफो, मेरा हाथ, इस शीशे के सामान अब मुझे ही दुख पहुंचा रहे हैं। एक बार मेरा सर फट गया और अब मेरा हाथ कट गया। रखे रखे इन सभी शीशे के सामान में दरारें आ चुकी हैं। वो तो अच्छा होगा खुशबू कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। मैं तो कहता हूँ शीशे का लालच छोड़ो और साधारण चीजों पर आ जाओ। इतना बोलकर सूरज खुशबू के हाथों में पट्टी करता है, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी खुशबू को अकल नहीं आती। और एक दिन वो टूटे हुए शीशे की कटोरी में खाना खा रही होती है और एक शीशा का टुकड़ा उसकी जीभ में चुभ जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कितना खून निकल रहा है मेरी जीभ से। कहीं मैं गूंगी ना हो जाऊं। तुम्हें कुछ नहीं होगा खुशबू, रुको, जीभ बाहर करो, मैं कांच का टुकड़ा निकाल देती हूँ। निकिता खुशबू की जीभ से कांच का टुकड़ा निकालती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और घर जाकर उसके लिए दलिया बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। खुशबू, अब तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम शीशे के किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। शायद उस दिन ड्रिल मशीन चलने की वजह से, उसके शोर की वजह से तुम्हारे शीशे की चीजें टूट रही हैं और सारी की सारी चटक चुकी हैं। अब उसका इस्तेमाल करना सही नहीं। देख रही हो खुशबू भाभी, आपने अपनी दोस्त के साथ इतना बुरा किया, तो फिर भी आज आपकी गरीब दोस्त आपका कितना ख्याल रख रही है। काजल की बात सुनकर खुशबू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोस्त से माफी मांगती है। तुम सही कह रही हो काजल, निकिता मुझे माफ कर दे। शादी से पहले भी हम दोस्त हैं, पर मैंने हमेशा तेरी गरीबी का मजाक बनाया, जबकि तेरी वजह से ही मेरी सूरज की शादी हो पाई। फिर भी मैं ही तेरी दुश्मन बन बैठी। नहीं खुशबू, ऐसा मत बोल। हम दोनों शुरू से दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। चलो, मेरी दोनों बहू के बीच की अमीरी गरीबी खत्म हुई और इस महंगे शीशे के सामान ने तो दुखी कर दिया है। इसे तो आज ही मैं स्टोर रूम में रखूंगी ताकि इसकी वजह से मेरी दोनों बहू के बीच में कलेश ना हो सके। उस दिन खुशबू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों दोस्त एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। जहां देख शांति को बहुत अच्छा लगता है और जिस दिन शांति भी खुशबू को दिल से अपना बहू मान लेती। आओ बहू, घर के अंदर आओ। शिखा, भाभी बहुत थक गई होगी, जाओ उन्हें उनके कमरे में छोड़ दो। रुको शिखा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब शिखा और कोमल दोनों ही अपनी भाभी को उनके कमरे तक लेकर आती हैं। ठीक है भाभी, अब आप आराम कर लीजिए, फिर कल सुबह शादी की और भी बहुत सी रस्में करनी है। ओके ननन जी, गुड नाइट। आप दोनों भी आराम कर लीजिए। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह पूर्वी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी खाने को देखकर सभी ससुराल वाले गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठ खड़े होते हैं। अरे ये क्या बहू, तुझे पता नहीं है क्या, या तुझे शादी से पहले किसी ने बताया नहीं क्या कि तेरा कितना बड़ा ससुराल है? अरे 12 तरीके की सब्जी खाते हैं तेरे ससुराल वाले और तूने एक सब्जी बनाई है, वो भी इतनी कम।
मुझे माफ कर दीजिए दादी सास, मुझसे गलती हो गई। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं अभी 12 तरह की सब्जियां बनाकर लेकर आती हूँ। अब अपने ससुराल वालों के कहने पर पूर्वी रसोई में आती है और 12 तरह की सब्जी बैंगन, तोरई, गोभी, भिंडी, शिमला मिर्च, पालक, मेथी, बंद गोभी, मटर, कद्दू, बीन्स, सीताफल जैसी सब्जियों को कट करने लगती है। उसके बाद में 12 तरह की सब्जियों को धोती है, उनके अलग अलग मसाले तैयार करती है और 2 से 4 घंटे बाद 12 तरह की सब्जी डाइनिंग टेबल पर अपने ससुराल वालों के लिए सर्व करती है। अरे खाना तो सही बना है बहू, लेकिन मसाले का हिसाब किताब तेरा बड़ा खराब है। किसी में कम तो किसी में ज्यादा तो किसी में नमक ही नहीं है। वो पिताजी, शादी से पहले मैंने कभी एक साथ 12 तरह की सब्जियां नहीं बनाई, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और इसी में तुम्हारी भलाई भी है कि तुम जल्दी अपने ससुराल वालों के लिए 12 तरीके की सब्जी बनाना सीख जाओ। अब सुबह का खाना बनाकर पूर्वी बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो बिना कुछ खाई ही अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी दोपहर के 2 बजे रघुवीर पूर्वी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अरे पूर्वी बहू, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो ना। तभी कुछ देर बाद पूर्वी की आंखें खुलती हैं और वो घबराकर अपनी आंखों को मसलते हुए दरवाजा खोलती है। अरे बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में बहू, इतना भी क्या सोती रहती हो? ये देखो, मैं 12 तरह की सब्जी, मूली, गोभी, मशरूम, कटहल, टिंडे, तोरई, मूंगा, ये कई सब्जी खरीद कर लेकर आया हूँ। दोपहर के खाने में तुम इन्हीं सब्जियों को बना दो। पर पिताजी, अभी सुबह ही तो मैंने 12 तरीके की सब्जी बनाई थी, अब फिर से क्या बहू, हम लोग तीनों टाइम 12 तरह की सब्जी ही खाते हैं, वरना खाना ही नहीं खाते। जा, अब देर मत कर, लंच का टाइम निकलता जा रहा है, फटाफट 12 तरह की सब्जी बना ले। अब पूर्वी सभी सब्जियों को लेकर रसोई में आती है और 12 तरह की सब्जी कटहल, गोभी, मटर, मशरूम, टिंडे, मूली जैसी अनेक सब्जियों को काटने लगती है और फिर सभी सब्जियों को धोती है और अलग अलग सब्जियों के मसाले को तैयार करती है और फिर से दोपहर के खाने में अपने ससुराल वालों को 12 तरह की सब्जी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। हाँ बहू, अब तूने बनाया है ना ये 12 तरीके की स्वादिष्ट सब्जियां, अब ऐसे ही डेली डेली 12 तरह की सब्जी अपने ससुराल वालों के लिए बनाना। 12 तरीके की सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है भाभी आपने, लेकिन थोड़ा जल्दी भी बनाया करिए। 12 तरह की सब्जियां बना बनाकर पूर्वी का दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा था। तभी कोमल की बातें सुनकर उसे इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को बरसाते हुए कहती है, ननद जी, डाइनिंग टेबल पर बैठकर 12 तरह की सब्जियों का स्वाद लेना बहुत आसान है, इसलिए एक बार आप मेरी जगह 12 तरह की सब्जियों को बनाकर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि टाइम कहाँ और क्यों लगता है। अब रोज रोज 12 तरह की सब्जियां बना बनाकर पूर्वी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो एक दिन थक हार कर अपने पति से कहती है, गोपाल जी सुनिए ना, परिवार वाले रोज रोज 12 तरह की सब्जियां बनवाते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक जा, घर का कोई एक सदस्य भी मेरे काम में मदद भी नहीं करता। आप एक काम करिए ना, एक तो नौकर रख लीजिए ना। अरे कैसी बातें कर रही हो, ये सारा काम घर की बहू को ही संभालना होता है और तुम इस घर की बहू हो, अगर तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गोपाल की बातें सुनकर पूर्वी बहुत उदास हो जाती है और वो निराश मन से दूसरी तरफ करवट करके चुपचाप सो जाती है। अगले दिन दोपहर में, माँ जी, सुबह की 5 से 6 सब्जियां रखी हुई हैं, जिसे किसी ने अच्छी तरीके से नहीं खाया, तो मैं एक काम करती हूँ, दोपहर के खाने में 2-3 सब्जियां और बना देती हूँ, जिन्हें बाकी सब्जियों के साथ मिलाकर हम सब लोग खा लेंगे। अरे बड़ी ही कामचोर है बहू तू तो, सिर्फ 2-4 दिन डेली डेली 12 तरह की सब्जी क्या बनवा लिया, तू तो हमें बासी खाना खिलाने पर उतारू हो गई। चुपचाप से जाकर उन सब्जियों को डस्टबिन में फेंको और दोबारा से हमारे लिए 12 तरह की सब्जियों को बना। अब पूर्वी बची हुई सब्जियों को डस्टबिन में फेंक रही होती है। ये कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, इन्हें किसी भी चीज की कीमत ही नहीं पता। अरे 12 तरह की सब्जियां डेली बनवा लेते हैं, जिनमें से कुछ खाते हैं और कुछ यूं ही डस्टबिन में फेंकते हैं। अरे खाने की कीमत उनसे पूछो जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी टाइम पर नहीं मिलती है। अब सभी सब्जियों को फेंकने के बाद पूर्वी फिर से 12 तरह की सब्जी, मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, आलू गोभी, मिक्स वेज, भिंडी, छोले, राजमा जैसी 12 सब्जियां बनाकर अपने ससुराल वालों के लिए लेकर आती है। तभी खाना खाते वक्त गोपाल अपने परिवार वालों से कहता है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि खाने पीने का बजट थोड़ा हिसाब से करिएगा, क्योंकि इस महीने मेरी तनख्वाह थोड़ी देरी से आएगी। हो सकता है 10 दिन लग जाएं, या 1 महीना या फिर 2 महीने भी हो सकते हैं। अरे तो हम कौन सा 36 पकवान खाते हैं, बस डेली 12 तरह की सब्जी ही तो खाते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, जब तक गोपाल जी की तनख्वाह नहीं आती तब तक मैं बाजार से सस्ती और सीजन की सब्जियां लेकर आया करूंगी, ताकि आप लोगों को खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो।
अब घर में धीरे धीरे पैसों की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन पूर्वी बाजार में सीजन की सब्जी गोभी खरीद रही होती है। भैया ये गोभी कैसे दिया? मैम साहब 40 रुपए किलो है ये गोभी। भैया बहुत महंगी लगा रहे हो सीजन की सब्जी भी। भला कोई इतनी महंगी देता है? 10 रुपए की लगा लो ताकि मैं दूसरी भी कोई सब्जी खरीद सकूं। अरे रेट तो फिक्स है मैम साहब, लेना है तो लीजिए वरना बहुत लोग हैं जो खरीद लेंगे। सब्जी वाले के रेट न कम करने के कारण पूर्वी वो 40 रुपए किलो गोभी लेकर ही घर आ जाती है और घर आकर रसोई में गोभी को धो काट कर बनाने लगती है। चलो पैसे के अभाव के कारण ही सही, लेकिन अब मुझे ये 12 तरह की सब्जी बनाने से फुर्सत तो मिली। अब कुछ देर के बाद पूर्वी डाइनिंग टेबल पर आलू गोभी की सब्जी, रोटी, चावल सबके लिए सर्व करती है। ये क्या भाभी, आपने सिर्फ एक सब्जी बनाई है? तो और क्या करती? मेरे पास जितने पैसे थे उतने में सिर्फ ये गोभी ही आ सकती थी, और वैसे भी तुम्हारे भैया की तनख्वाह आने में अभी और समय लगेगा, इसलिए जो मिल रहा है आराम से खा लो। अरे मेरी तो आदत भी नहीं है एक तरह की सब्जी के साथ खाना खाने की। मुझे तो हर रोज 12 तरह की सब्जी ही चाहिए खाने में। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अब आलू गोभी ही खा लेती हूँ। अब देखते ही देखते 10 दिन से 1 महीना हो जाता है, लेकिन गोपाल की तनख्वाह नहीं आती, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए पूर्वी अब एक तरह की सब्जी से दाल रोटी पर आ जाती है, जिसके बाद पूर्वी सभी के लिए खाने में दाल रोटी परोसती है, जिसे देखकर ससुराल वाले कहते हैं, ये क्या बहू, दाल रोटी सब्जी कहाँ है? बिना सब्जी के तो ये रोटी मेरे गले के नीचे भी नहीं उतरेगी। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हम लोगों के। अभी तो मुझे कोई भी एक सब्जी मिल जाएगी ना, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। अब अपनी दादी सास और सास की बातें सुनकर पूर्वी कहती है, चलो भगवान का शुक्र है कि आपको कम से कम खाने की वैल्यू तो पता चली, क्योंकि जिस तरीके से आप डेली 12 तरह की सब्जियां बनवाती थी, कुछ सब्जियां खाते थे और कुछ सब्जियों को तो बिना टेस्ट किए ही फेंक देते थे। आज आपको पता चला कि जब रोटी के आगे सब्जी नहीं आती है तो कैसा महसूस होता है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें ये दाल रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन जब आपको यही सारी चीज मिल रही थी तो आपने उसकी कदर नहीं की। अगर आप चाहते तो उन पैसों को बचा सकते थे, कम सब्जियां खाकर भी रह सकते थे। हाँ पूर्वी, तुम एकदम सही कह रही हो। जो अनाज की कदर नहीं करता वही दाने दाने के लिए तरसता है। आज से मैं भी कभी फिजूल सब्जियों को बनवाने की ना तो जिद करूंगी और ना ही खाया करूंगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। तूने तो मुझे ये बात बहुत पहले ही समझाई थी, लेकिन मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं तेरी बात को समझ नहीं पाई। लेकिन अब बस आज से इस घर में डेली 12 तरह की सब्जी नहीं बना करेगी। लिमिट में ही खाना बनाया जाएगा और लिमिट में ही खाया जाएगा, ताकि ना तो अनाज बर्बाद हो और ना ही फिजूल पैसे खर्च हों। अनाज और पैसे का अभाव गायत्री के पूरे परिवार को खाने की वैल्यू सिखा देता है, जिसके बाद से वो लोग खाने में 1 से 2 तरह की सब्जियां ही खाते हैं।